दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम क्षेत्र मिति मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति में इस टाइप से आपको कराऊंगा कि आप हर एग्जाम के लिए आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे आपका जेल प्रहरी का हो, चाहे पुलिस का हो, या फिर एसआई का हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीजी टेट हो। एवरी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये टॉपिक हमारा रहेगा, जिसमें क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आता क्या क्या है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन में आपका व्रत आता है, आपको व्रत पढ़ना है। इस क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन में आपको ट्रायंगल पढ़ना है। इस क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन में आपको वर्ग पढ़ना है। इस क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन में आपको आयत पढ़ना होगा। दोस्तों, ये हमारी 2D आकृतियां हैं, 2 डायमेंशनल आकृतियां हैं। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ 3D आकृतियों को भी पढ़ना होगा, जैसे दोस्तों सिलेंडर, मतलब हम कह सकते हैं बेलन, ये आपको बेलन पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको शंकु जो होता है उस शंकु को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको जो गोला होता है उस गोला को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो घन होता है, क्या घन होता है, क्यूब होता है, उस क्यूब को आपको पढ़ना है, क्यूब इस टाइप से होता है। इसके बाद दोस्तों घनाभ मतलब क्यूबॉइड होता है, उस क्यूबॉइड को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको इस क्षेत्र मिति में पढ़ना है और इन सब चीजों से आपके क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम एक एक करके इन सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम सबको कंप्लीट करेंगे, सबसे क्वेश्चन निकालेंगे। तो दोस्तों इन सब से क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर दोस्तों इसकी परिधि, परिमाप, इन त्रिज्या, व्यास, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों इसके अलावा भी इनकी तुलना करने के लिए भी पूछता है कि इसकी तुलना की जाए तो क्या होगा, है ना, या फिर एक दूसरे का रूपांतरण वाले भी क्वेश्चन इसमें डाल देता है। तो दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चन को आज हम आज तो नहीं, एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम उठाते हैं सर्कल को, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्रत को, है ना। व्रत से संबंधित सारी चीजें हम पहले क्लियर करेंगे, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन उठाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्रत को। तो यदि दोस्तों हम इस व्रत या सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का जो डायग्राम है, जो सर्कल है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ओके। जिसमें ये जो है ना व्रत की परिधि, आपको ये दिख रहा है ना गोला गोला आकार का, ये व्रत की परिधि होती है। क्या होती है? व्रत की परिधि, व्रत की परिधि होती है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, हर शब्द को मेरे सुनिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, है ना। क्योंकि मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिखूंगा तो कुछ चीजें मैं अपने मुंह से बोल दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। तो ये दोस्तों व्रत की परिधि है। ये जो व्रत की परिधि है दोस्तों, कई असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, हम ऐसा कह सकते हैं, कई असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब संरेख असंरेख की बात क्या होती है? संरेख बिंदु वह होते हैं जो एक ही रेखा पर होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये कोई एक ही रेखा पर बिंदु स्थित है, तो ये संरेख बिंदु है। अब यदि कोई बिंदु अलग अलग, मतलब एक रेखा पर स्थित नहीं होते, अलग अलग टाइप से स्थित होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं असंरेख बिंदु। आपको ये चीज क्लियर रखना है, ठीक है। तो दोस्तों जो परिधि होती है कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये अनंत बिंदु होंगे, छोटे छोटे कई बिंदु होंगे, इन अनंत बिंदुओं से मिलकर ये परिधि बनती है। और अब दोस्तों ये अनंत असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनती है। एक चीज याद रखना, संरेख बिंदुओं से कभी व्रत नहीं बन सकता, संरेख बिंदुओं से कभी भी व्रत का निर्माण नहीं हो सकता, व्रत का निर्माण असंरेख बिंदुओं से होता।
तो बस दोस्तों आपने ये समझ लिया कि ये कई असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनेगी। तो दोस्तों आप या फिर आपके क्वेश्चन में ये डाउट जा रहा होगा कि सर ये कम से कम हम कितने बिंदुओं से वृत्त को बना सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, कम से कम आप 3 असंरेख बिंदुओं से वृत्त का निर्माण कर सकते हो। कम से कम 3 होना चाहिए। जैसे मान के चलो एक बिंदु यहाँ पर आ गया, एक बिंदु यहाँ पर आ गया, एक बिंदु यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये असंरेख बिंदु है, तो कम से कम 3 असंरेख बिंदुओं से हम वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 बिंदुओं से हो गया। अब यदि आपसे पूछा कि 2 से कर सकते हो, तो 2 से बिल्कुल नहीं कर सकते हो। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है ना। तो दोस्तों इनसे आप वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ ले जाओगे रेखा, यहाँ से आप यहाँ ले जाओगे रेखा, तो आपकी और रेखा कहाँ जाएगी, और बिंदु हम अब कौन सा बिंदु मिलाएंगे, बोलो। आप इन दोनों बिंदुओं से एक ही बार रेखा को गुजार सकते हो। अब सोचो कि आप इस टाइप से कर दो, तो ये फिर नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, नहीं। आपको जो असंरेख बिंदु है उनको एक ही बार मिलाना होता है ना। तो कम से कम 3 असंरेख बिंदुओं से आप रेखा का निर्माण वृत्त का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी कुछ चीजें हुई। अब आप इस वृत्त की बात करते हैं। तो दोस्तों जो वृत्त होता है उसका जो सेंटर बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र ही बोलते हैं। मतलब वृत्त का एक केंद्र होता है। वृत्त का क्या होता है, एक केंद्र होता है। और दोस्तों केंद्र को हम O से व्यक्त करते हैं ना। आप इस O को चेंज नहीं कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप इसको कुछ भी नाम दे दो, ये चीजें नहीं होंगी। हम केंद्र को किससे व्यक्त करते हैं, O से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये इसकी परिधि है। ये चीज आपको क्लियर है। ये इसका क्या है, केंद्र है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये मैं चलो इसको शो नहीं कर रहा हूँ, ये केंद्र है, इसको हम O से व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलो अब दोस्तों आगे समझो। तो दोस्तों ये है कि जो केंद्र बिंदु होता है उस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है। अब जरूरी नहीं कि ये वाली रेखा हो, और जरूरी नहीं कि ये वाली रेखा हो, जरूरी नहीं कि ये वाली रेखा हो, कोई सी भी रेखा हो। मैंने क्या बोला, केंद्र से, किससे, केंद्र से जो परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पर ये सब आपकी त्रिज्याएं हैं। इस टाइप से आप इसकी कई त्रिज्याओं का निर्माण कर सकते हैं, कई त्रिज्याओं को बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और दोस्तों जो त्रिज्या होती है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, चलो अब इसके बाद दोस्तों आपका ये है कि व्यास के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों केंद्र से होकर जाने वाली वह रेखा, क्या बोला मैंने, केंद्र से होकर जाने वाली वह रेखा जो परिधि को दोनों तरफ मिलाती है, जो परिधि को दोनों तरफ से मिला देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। ध्यान रखना, लेकिन केंद्र से जाने वाली रेखा ही होती है व्यास, है ना। तो ये दोस्तों जैसे मैंने देखा कि यहाँ से एक रेखा ये जा रही है केंद्र से होकर, और दोनों तरफ परिधि को मिला रही है। ये दोनों तरफ किसको मिला रही है, परिधि को। देखो इस तरफ भी मिला रही है और इस तरफ भी मिला रही है। तो ये जो चीज है वो क्या है, व्यास है। और व्यास को दोस्तों हम D से व्यक्त करते हैं। किससे, व्यास को हम किससे व्यक्त करते हैं, D से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो डायमीटर है ना, और इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यास हुआ। इसके बाद दोस्तों मैं आगे आपको चीजें क्लियर करता हूं। इसके बाद में दोस्तों आपको एक मिनट दोस्तों, आप एक चीज और यहां से समझ लो कि एक जो वृत्त होता है उस एक वृत्त का केवल एक ही व्यास होता है। एक व्यास से केवल हम एक ही वृत्त बना सकते हैं, या फिर एक वृत्त का केवल एक ही व्यास होता है। कभी भी एक वृत्त के 2 व्यास नहीं हो सकते। ये चीज अपने माइंड में फिट कर लेना। ठीक है, चलो ये दोस्तों हुआ। इसके बाद दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं और हम बात करते हैं जीवा की। तो दोस्तों ये आपका वृत्त है, ये अब इसमें ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो मैंने इसको हटा दिया, सॉरी इसमें कर रहा हूं, है ना। तो दोस्तों ये इसका केंद्र है ना, ये इसका व्यास है, आपको ये पता है। ठीक है, वृत्त में। तो दोस्तों अब क्या होता है, अब जीवा की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों किन्हीं भी मतलब किन्हीं वृत्त की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं जीवा, है ना। अब ये जो जीवा होती है वो कभी केंद्र से नहीं जाती है, जा सकती है केंद्र से दोस्तों, जा सकती है ना। तो आप ये समझो कि जो परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं ना।
और तो दोस्तों ये से ये वाली रेखा, ठीक है, तो ये जीवा है। अब आपको बोला है कि ये वाली रेखा, तो ये भी जीवा है ना। तो दोस्तों अभी तो आपको ऐसा डाउट हो रहा होगा कि सर अभी इसका व्यास बोल रहे हैं ना। तो दोस्तों ये व्यास भी है और जीवा भी है ना। जो केंद्र से होकर जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि परिधि को, दो परिधियों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो ये जीवा की परिभाषा में आ रही है और व्यास की परिभाषा में आ रही है। तो यहां से आपको एक पॉइंट नोट करना है कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या बोला मैंने, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। क्या, व्यास। तो ध्यान रखना ये जीवा है, ये भी एक जीवा है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इस प्रकार से यहां बनाऊं तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। इस प्रकार से मैं कई जीवाओं का निर्माण कर सकता हूं, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो इस जीवा के बारे में दोस्तों आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं जीवा से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, कोई दूसरा डायग्राम आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ठीक है। ये कोई डायग्राम, एक मिनट, ये डायग्राम है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बता रहा हूं आपको, ये क्या है, ये क्या है, व्यास है, सॉरी जीवा है। ये क्या है दोस्तों, जीवा है। और ये इसका क्या है, केंद्र है। क्या है ये, केंद्र है। तो एक बात याद रखना दोस्तों, केंद्र से जीवा पर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, केंद्र को जीवा से मिलाने वाली रेखा, केंद्र को या फिर जीवा को केंद्र से मिलाने वाली, या केंद्र को जीवा से मिलाने वाली, कुछ भी बोल दो, है ना। तो जीवा को केंद्र से या केंद्र को जीवा से मिलाने वाली रेखा जो होती है हमेशा लंबवत होती है। हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और दूसरी बात, केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा को हमेशा हमेशा और हमेशा दो भागों में बांटती है। एक बात आपके माइंड में फिट करके रख लेना दोस्तों, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, उस शब्द को अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही चीजें हमको आती हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर समझ में आपको आया, ठीक है। केंद्र से जीवा को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और केंद्र से जीवा को मिलाने वाली जो रेखा होती है जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। ये चीज आप क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो अब जीवा से संबंधित मैं एक क्वेश्चन और आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो, ये दोस्तों इसका केंद्र है, ये इसकी क्या है, जीवा है, और ये भी इसकी क्या है, जीवा है। अब ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। क्या, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हैं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं कैसी हैं, समान हैं, तो उन जीवाओं की जो केंद्र से दूरी है, मतलब ये इधर से इधर तक की दूरी या इधर से इधर तक की दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इसमें, यदि केंद्र से जीवा की दूरी समान है, इस केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, समान है, तो वो जीवाएं आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो ये दोस्तों जीवा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हुए। चलो इसके बाद हम कुछ और चीजें इसमें वृत्त में क्लियर कर देंगे। दोस्तों आज मैं आपको हर चीज, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जो आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज पता है कि ये क्या है, व्रत है। ये क्या है, व्रत है। और व्रत की ये क्या है, एक परिधि है। तो दोस्तों याद रखना, जो व्रत की परिधि होती है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और दोस्तों एक बात और, जो व्रत की जो परिधि होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से, दो भागों से। यदि हम चाप की बात करें तो ये दो चापों से मिलकर बनी होती है। जो परिधि होती है कितने चापों से, दो चापों से। एक होता है हमारा लघु चाप, मतलब माइनर आर्क। लघु चाप मतलब माइनर आर्क, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों दीर्घ चाप, मतलब दोस्तों मेजर आर्क।
तो ये परिधि दोस्तों ध्यान रखना दो भागों से मिलकर बनी होती है या फिर दो भागों का योग होती है, लघु चाप प्लस दीर्घ चाप। तो दोस्तों अब ये चाप क्या होता है, तो दोस्तों जो चाप होता है वो वृत्त का प्रत्येक भाग होता है। अब दोस्तों जैसे प्रत्येक भाग, अब प्रत्येक भाग क्या होता है, कोई दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं ना। तो दोस्तों यदि हम चलो इसका डायग्राम अलग से बनाते हैं, तो मान लेते हैं दोस्तों ये इसका केंद्र है और एक भाग इसका ये है ना, एक भाग इसका क्या है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चाप। जैसे ये वाला और इधर, इधर से इधर, जिसको ऐसे इसको ये दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, बी, है ना। तो यहाँ से ए और बी, क्योंकि जो बीच की दूरी है वो क्या है, भाग होगा, है ना। तो ए और जो बी भाग दिख रहा है आपको, ये भाग क्या कहलाएगा, आपका चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप, है ना। और ध्यान रखना दोस्तों, चाप को हम इस आर्क द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। यदि हम किसी के ऊपर ये लगा देते हैं तो मतलब इसका क्या है, ये चाप, है ना। अब आपको लघु चाप और दीर्घ चाप बता रहा हूं दोस्तों, है ना। तो लघु चाप और दीर्घ चाप, तो ये दोस्तों क्या है, आपको दिख रहा है ये इधर से इधर तक का भाग, है ना। और एक भाग दोस्तों आपको ये भी तो दिख रहा है, इधर से लेकर इधर तक का भाग। तो इसमें दोस्तों ये आपको छोटा दिख रहा है और ये वाला जो भाग है वो क्या दिख रहा है, आपको बड़ा दिख रहा है। तो ये दोस्तों क्या है, छोटा चाप। मतलब ये जो आपको दिख रहा है वो कौन सा चाप है, माइनर आर्क है। कौन सा आर्क है, माइनर आर्क है ना। और ये जो आपको दिख रहा है बड़ा, ये वाला भाग, ये आपका जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका मेजर आर्क। क्या, मेजर आर्क। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये माइनर आर्क है और मेजर आर्क है। तो दोस्तों ये आर्क से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो ये चीजें मैं आपको हटा रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलो अब कैसी क्वेश्चन आता है उसको समझो। तो दोस्तों कभी क्या करता है, जो माइनर आर्क है और मेजर आर्क है उसका रेशो दे देता है, और इनके माइनर और मेजर आर्क की आपसे पूछ लेता है कि चाप की लंबाई क्या है, मतलब लेंथ क्या है, ये सब पूछ लेता है। या फिर दोस्तों कभी ये पूछ लेता है कि मेजर देता है, माइनर का आपसे पूछ लेता है, माइनर देता है, कभी मेजर का पूछ लेता है ना। तो एक चीज आपको दोस्तों क्लियर करना है, देखो आपको पता है परिधि कितने का एंगल बनाती है, टोटल 360 का, 360 का। और जो परिधि होती है, यदि चाप से हम बात करें तो माइनर और मेजर चाप का क्या होती है, ऐड होती है ना। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आपको माइनर आर्क निकालना है, मतलब आपको लघु चाप निकालना है ना। तो लघु चाप में से क्या कर दोगे, जो लघु चाप निकालना है उस 360 में से, है ना, या हाँ सॉरी 360 में से आप क्या कर दोगे, जो मेजर हाँ ऐसा दीर्घ लिख दे रहा हूँ, दीर्घ चाप है, उस दीर्घ चाप को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, लघु चाप आ जाएगा। क्या जाएगा, लघु चाप आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यदि आपको दीर्घ चाप निकालना है तो इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, है ना। तो आपका जो दीर्घ चाप है उसको निकालना है तो 360 में से लघु चाप को माइनस कर दोगे तो आपका वो निकल जाएगा। बट हाँ दोस्तों इस टाइप से आप लघु चाप और दीर्घ चाप की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा लघु चाप और दीर्घ चाप हुआ। इसके बाद दोस्तों हम त्रिज्य खंड की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा हुआ, है ना। तो दोस्तों त्रिज्य खंड भी ये दो प्रकार के होते हैं, जो वृत्त से संबंधित त्रिज्य खंड होते हैं ये भी दो होते हैं, ठीक है। अब त्रिज्य खंड क्या होता है दोस्तों, देखो आपको पता है वृत्त के किसी दो भागों को हम क्या बोलते हैं, दो बिंदु, वृत्त का किसी भी को प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चाप है। तो ये क्या है, चाप है ना। दोस्तों यदि मैं इसको केंद्र से मिला दूं, किसको, इसको केंद्र से मिला दूं, तो यहाँ पर आपको जो चीज दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये चीज आपकी त्रिज्य खंड है। क्या है, त्रिज्य खंड। तो ये दोस्तों आपका त्रिज्य खंड है छोटा वाला, और ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका बड़ा वाला त्रिज्य खंड है ना। ये लघु है और ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो ये दोस्तों हमने समझा। और अब दोस्तों हम डायरेक्ट पहुंचते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। और दोस्तों एक चीज और क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, जैसे मान लो ये आपका एक अर्धवृत्त है, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो दोस्तों अर्धवृत्त हमेशा आपके माइंड में रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो कोण हमेशा समकोण होता है।
कैसा होता है, समकोण होता है। तो दोस्तों मान के चलो ये अर्धवृत्त है और यहाँ पर हमें कोण बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इसको इससे मिलाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल मेजर होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये दोस्तों हमेशा आपके माइंड में रख लेना, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। चाहे आप इसको यहाँ से बनाओगे तो इसको और इसको मिलाओगे तब भी ये 90 का आएगा, आप यहाँ पर बनाओगे तो इसको और इसको मिलाओगे तब भी ये 90 का होगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। ठीक है, अब हम दोस्तों इस वृत्त के जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और परिधि की बात कर रहे हैं। तो परिधि तो जनरली दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक वृत्त है। ठीक है, और यहाँ पर एक अर्धवृत्त ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दोनों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो वृत्त होता है उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यदि मैं बात करूं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की, ये आपका है वृत्त और ये हमारा है अर्धवृत्त। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त है तो क्षेत्रफल का आधा ही, अब देखो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये है ना क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल इसका हो गया। अब अर्धवृत्त का निकालना है तो वृत्त का आधा कर लो, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब दोस्तों मैं आपके इसकी बात कर रहा हूं कि इसकी परिधि क्या होती है, क्या परिधि। दोस्तों एक बात और क्लियर कर दे रहा हूं, जो परिधि होती है वही वृत्त का परिमाप होता है, वही क्या होता है, वृत्त का परिमाप। जो क्षेत्र क्या बोला मैंने कि जो वृत्त की जो परिधि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वृत्त का परिमाप, है ना। और ध्यान रखना दोस्तों, वृत्त का जो वृत्त का क्या किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर भुजाएं तो है नहीं, यहाँ पर ये वाली लाइनिंग है तो इसका टोटल हो जाएगा और इसका टोटल क्या होता है, परिधि, है ना। तो ध्यान रखना। तो दोस्तों जो वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि होती है ना। अब 2 पाई आर इसकी क्या होती है, परिधि होती है। इस 2 पाई आर का मतलब दोस्तों ये है पाई आर प्लस पाई आर। ध्यान रखना, इस 2 पाई आर का मतलब क्या है, पाई आर प्लस पाई आर। मतलब जो वृत्त बना है दो अर्धवृत्तों से मिलकर बना है, तो इतना क्या हो गया, पाई आर, इतना क्या होगा, पाई आर, और इतना क्या हो गया, पाई आर। ठीक है, चलो अब दोस्तों यहाँ पाई आर प्लस पाई आर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, अर्धवृत्त है उसकी परिधि निकाल रहा हूँ, अर्धवृत्त की क्या निकाल रहा हूँ, परिधि, है ना। तो दोस्तों देखो अब अर्धवृत्त ये है, ये क्या है, अर्धवृत्त है, ये आपको दिख रहा है, अर्धवृत्त क्या है, ये है ना। तो या फिर इसमें समझ लो ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज क्या है, केवल पाई आर है, ये वाली चीज क्या है, पाई आर है ना। स्मॉल आर लिख दे रहा हूँ, ये वाली चीज क्या है, पाई आर है ना। अब परिधि निकाल रहा हूँ तो मुझे देखो सभी भुजाओं का योग, मतलब ये इतना तो आ गए हम, अब हमें इतना भी तो जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, त्रिज्या। तो इसमें देखो ये क्या चीज हो गई, पाई आर और आर यहाँ पर मुझे जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 पाई पाई आर प्लस 2 आर, ये हमारा क्या होगा, वृत्त की परिधि, है ना। सॉरी अर्धवृत्त की क्या होगी, ये परिधि होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस क्या होती है, 2 आर। आपको ये चीज क्लियर करके रखना है दोस्तों। ये हमारी परिधि हुई वृत्त और अर्धवृत्त की। इसके बाद थोड़ा सा हम दोस्तों इसमें कंपैरिजन करते हैं कि यदि दो वृत्तों का कंपैरिजन आ गया और उसमें यदि त्रिज्या या फिर डायमीटर मतलब व्यास या फिर आपको परिमाप पूछने को आया तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों तुलना से संबंधित बता रहा हूँ आपको, ये चीज दोस्तों हमेशा काम आएगी और ये आपके कई क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत आसान तरीके से करा देगी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ लिख रहा हूं, जब दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिए हों। तो दोस्तों यदि ऐसा बोल सकता हूं, जब दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिए हों, तो दोस्तों इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो सुनना है। तो दोस्तों जब दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिए हैं और यदि कभी कभी उन्हें अनुपात दे दिया है या फिर कभी क्षेत्रफल ही दे दिया है, तो उसके लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो सुनो। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो दो वृत्तों के
क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, जो दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात, दोस्तों मैं इसका एग्जांपल भी समझा रहा हूं, बस आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि आपको दिया है तो दोस्तों जो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो हमेशा त्रिज्या, व्यास और परिमाप, त्रिज्या, व्यास और परिमाप के अनुपात का वर्गमूल होता है। क्या बोला मैंने? यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो त्रिज्या, व्यास और परिमाप के अनुपात का क्या होता है? हमेशा वर्गमूल होता है। ये आपके दिमाग में फिट कर लेना। क्यों? आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। देखो, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? आर होती है। तो दोस्तों आप ये बताओ, इस आर से हम यहाँ गए तो हमें क्या करना पड़ा? स्क्वायर करना पड़ा। तो यहाँ से यदि हम यहाँ आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रूट करना पड़ेगा ना, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो वही बात है कि क्षेत्रफल से त्रिज्या में आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। इसलिए वर्गमूल आया है ना दोस्तों। और ये जो वर्गमूल है त्रिज्या, व्यास और परिमाप सबके लिए क्या होता है? समान। तो दोस्तों ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें कई क्वेश्चनों को सॉल्व करा देगी। लेकिन दोस्तों मैं क्वेश्चन को कराऊंगा आपको तब समझ में आएगा, है ना। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल बता दे रहा हूं, है ना। मान लो दोस्तों ये आपको दो वृत्त दिए हैं ना, ये दो वृत्त दिए हैं। इन दो वृत्तों को आपका क्षेत्रफल दिया है। दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात दिया है आपको 25:16। 25:16 दिया है। इन जो वृत्त हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात। अब आपसे पूछा है कि आप त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो, या आप डायमीटर का अनुपात ज्ञात करो, या आप इसका जो परिमाप है उस परिमाप का अनुपात ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है दोस्तों? इसका वर्गमूल करना है। मतलब जो आपको क्षेत्रफल दिया है उस क्षेत्रफल का क्या करना है? वर्गमूल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्गमूल ही होता है ना, तो दोस्तों एक बार, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल करना है दोस्तों। आप क्या करोगे? 25 का वर्गमूल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ से 16 का वर्गमूल कर दोगे तो निकालोगे तो या रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जो त्रिज्या है, डायमीटर है या परिमाप है, इसका जो त्रिज्या का अनुपात दोस्तों या डायमीटर या परिमाप का जो अनुपात आया है वो कितना आया है? 5:4, है ना। यदि आपको क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया है तो इनका अनुपात आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है? इसका वर्गमूल करना है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो तीनों तो कभी एक साथ नहीं पूछेगा, कभी ये पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है और कभी ये पूछ सकता है ना। तो दोस्तों और हम इनके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आपको, चलो मैं क्वेश्चन एक कराता हूँ दोस्तों, इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप उसको समझना। देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? किन्हीं दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 है। मतलब दो वृत्तों के क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या है? 225:256 है। तब उन वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों आपको करना क्या है? बस आपको मैंने क्या बताया, जो क्षेत्रफल होता है उसका जो त्रिज्या होती है, परिमाप होता है, वो क्या होता है? अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है ना। तो देखो इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात कितना दिया है? 225/256। तो इसका वर्गमूल निकाल दोगे तो आप क्या निकल जाएगा? आपका त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, है ना। तो 225 कितने का वर्गमूल होता है? 15 का। और ये 256 कितने का होता है? 16 का। तो त्रिज्या का अनुपात क्या आ गया? 15:16। ये इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे, है ना। इस टाइप के आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, कैसे भी क्वेश्चन में आप आसानी से उसको कर सकते हो, है ना, कैसे भी मिल जाए, है ना। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ और थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि कभी आपसे पूछ लिया, कभी ऐसा पूछ लिया, एक मिनट दोस्तों मैं क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर लूँ पहले।
दोस्तों हमारा ये अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इस टाइप से आपको गिर सकता है और मैंने आपको इसका पूरा फंडा आपको समझा दिया, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, यदि किसी वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप की मापों में अनुपात 1:3 मतलब लघु चाप आपको अनुपात में 1 दिया है और दीर्घ चाप अनुपात में 3 दिया है, तब चापों की माप बताइए। मतलब जो चाप है उसकी आपको क्या बताना है, लंबाई बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दोस्तों पता है जो वृत्त होता है वो वृत्त पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो चाप होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर जो परिधि होती है उस परिधि के क्या होते हैं, भाग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें लघु चाप और दीर्घ चाप का अनुपात कितना दिया है, 1:3। मतलब लघु चाप आपको 1 दिया है और दीर्घ चाप आपको अनुपात में कितना दिया है, 3 दिया है। लेकिन ये कुल कितना होता है, 360 होता है। अब कुल 360 होता है ना। और लघु चाप और दीर्घ चाप ये दिए है ना, तो हमें दोनों चापों के लिए बताना है ना। तो इसके लिए आपको देखो पहले आप छोटे चाप के लिए निकाल लो, फिर आप बड़े चाप के लिए निकालो, ठीक है। तो छोटे चाप के लिए, तो छोटे चाप क्या है, 1 है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 4, तो डिवाइड बाय 4, है ना। 4 नाम 36, तो यहाँ पर ये 0। तो मतलब जो छोटा चाप है उसके जो लंबाई है वो कितनी है, 90 है ना। छोटे चाप की माप, जो चाप है उसकी माप क्या है, 90 है। कितनी है, 90 है। अब यदि हमें बड़े चाप की माप निकालना है तो देखो बड़ा चाप क्या है, देखो कुल क्या होता है 360 और बड़ा क्या है 3, तो इंटू 3 अपॉन में इनका योग मतलब 4, 4 नाम 36, मतलब 90 और 9 दिया 27, मतलब 270। मतलब बड़ा चाप की माप क्या है 270 और छोटे चाप की माप क्या है आपको 90 दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आपके पास आता है निकल के तो उसको आप बहुत इजीली और आसान तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी आ जाए। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसान कर सकते हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको बस यहाँ पर क्या करेगा, वो रेशियो चेंज कर देगा। कभी आपको 5:4 दे सकता है, कभी आपको 4:5 दे सकता है, कोई भी दे सकता है, बस रेशियो चेंज करेगा। आपका बस जो कॉन्सेप्ट है आपका यही रहेगा, आपको इसी टाइप से कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ और अगला क्वेश्चन ये किस टाइप से आ सकता है उसको भी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कभी आपसे ये पूछ ले कि यदि लघु चाप, क्या यदि लघु चाप की माप, लघु चाप की माप 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तब दीर्घ चाप की माप बताइए। तो आपका काम क्या रहेगा, अब देखो लघु चाप दिया है, दीर्घ निकालना है, तो टोटल क्या होता है 360, क्या होता है 360। तो लघु बोले दीर्घ निकालना है तो 360 में से माइनस करना है, दीर्घ बोले लघु निकालना है तब भी आपको 360 में से माइनस करना है ना। तो इस 120 को 360 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा भाई, 240। क्या बचेगा, 240। तो हमारा जो दीर्घ चाप है उसकी माप क्या है, 240 डिग्री। तो दोस्तों कभी आपको लघु बोलेगा, कभी आपको दीर्घ बोलेगा, आपका लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। अब यदि आपसे पूछ लिया कि यदि दीर्घ चाप, यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, दीर्घ चाप कर दिया है ना, और बोल दिया है दीर्घ चाप की माप 260 डिग्री है, तो लघु चाप की माप बताओ। तो आपका काम क्या रहेगा, बस 360 में से माइनस करना। तो इस 260 को 360 में से माइनस कर दो, देखो 0 यहाँ पर 1, तो आपका जो लघु चाप है उसकी माप क्या है, 100 डिग्री। तो दोस्तों इस टाइप से भी आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए उनको आसानी से बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर लेना। इसके बाद दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बचे हैं, जो भी मतलब मुझे अपन को करना है उसको अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और देखो क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है इस टाइप का, मैंने आपको ये बना दिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर है ना, कितनी है 13 सेंटीमीटर। अभी त्रिज्या को मैं नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला आगे उसकी जीवा, मतलब उसकी जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसकी एक जीवा है। तो मान लिया मैंने दोस्तों ये इसकी एक जीवा है, ये क्या है, एक इसकी जीवा है, ठीक है।
अब जो केंद्र से कितने 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये केंद्र है और ये इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। और तो जीवा की लंबाई बताओ, तो आपको जो जीवा दिख रही है इस जीवा की लंबाई आपको बताना है ना। तो दोस्तों आपको देखो इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है ना। तो आपको जहां जरूरत है वहां तक आप त्रिज्या को मानोगे, आप ऐसा नहीं कर देना कि त्रिज्या आप यहाँ बना दो, है ना। तो ये भी देखो, ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये क्या होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, परिधि के बारे में, सॉरी जीवा के बारे में पूछा है, तो जीवा की लंबाई बताओ, है ना। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, देखो ये इसका केंद्र है, इसको आप मान लो ए, इसको आप मान लो बी, और इसको आप क्या मान लो पी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। ये क्वेश्चन आपको मिला है, आपको ये चीज निकालना है ना। आप ये चीज निकाल लोगे और इसका आप क्या कर दोगे, डबल, क्योंकि आपको पता है केंद्र से जो जीवा को मिलाने वाली रेखा होती है वो जीवा को कितने, दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये देखो यहाँ से जो ये रेखा मिला रही है, ये वाली रेखा है ना, जीवा को बराबर भागों में बांट रही, मतलब जितना भाग ये होगा वही तो भाग ये होगा। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाला भाग निकाल लेंगे, वही इतना होगा, तो हम इसका डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये वाला भाग निकालना, तो कैसे निकालना, देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा 169, है ना। अब ये लंब है, लंब का वर्ग, लंब इस तरफ होता है, तो ये लंब का वर्ग कितना हो जाएगा 125, और ये आधार आपको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 144, माइनस हो जाएगा 144। अब ये आधार का वर्ग, अब इसको हटा देंगे तो जो आधार है वो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। दोस्तों आप शॉर्ट में किया करो, ये सब चीजें आप शॉर्ट में कर लिया करो, मैं आप इसको पूरा करके बता रहा हूँ। क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये चीज होता है। कर्ण आपको कितना दिया है 13, तो 13 का वर्ग 169, लंब आपको दिया है 5, तो 5 का वर्ग कितना, सॉरी 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। आधार कितना दिया है दोस्तों, आपको कुछ नहीं दिया, तो ये आपको फाइंड ही करना है। ठीक है, तो इसको आप इस तरफ लेके जाओ, 144 बचेगा, और ये आधार का वर्ग। अब आधार निकालोगे तो इसका अंडर रूट, 144 कितने का अंडर रूट होता है 12 का, मतलब आपको ये जो भुजा दिख रही है वो कितनी आई है 12। अब ये भुजा 12 आई है तो ये भी क्या होगी 12 होगी, क्योंकि ये जो केंद्र से जो परिधि जो जीवा है उसको मिलाने वाली रेखा बराबर भागों में बांटती है, तो 12 और 12 को ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 24। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन भी आते हैं, इनको हम आसानी से करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो 5-6 मिनट लंबी हो गई है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको जो ब्रेथ है, ब्रेथ नाम का जो चीज है उसको आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दिया। अब आप ब्रेथ से संबंधित कुछ चीजें अलग नहीं देखोगे, है ना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास समय समय से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।